स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट इट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। बोलना पड़ता है रे, आराध्या वाले खर्चा दे रहे सब वीडियो का शूटिंग का, तो बोलना पड़ता है। हाँ, चैप्टर 2 अपना फिनिश ऑलमोस्ट। कुछ जो स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं जिन पे मुझे अच्छा खासा डिस्कशन करना था वो बाकी रखे थे, तो बोल ले रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये किसी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं रोज, उनके बेसिस पे है। ठीक है, तो थोड़ा IQ अपना बढ़ा के दिमाग को कसना पड़ेगा आज। ठीक है, चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं। इसको स्क्रीन को थोड़ा डार्क कर दो। ओके, पहला सम है एक्सरसाइज का 15 फ्रॉम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन ये सम पढ़ाऊँ उससे पहले मेरे पास एक बढ़िया स्टोरी है तेरे लिए। फिजिक्स के मजे मजे देव मजे देख। हमारा जनरली जो मास होता है ना, जैसे मेरा मास 70 kg है सपोज, हमारा जो मास होता है वो बदल सकता है। हाँ, कैसे बदल सकता है? तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे अपन। उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड यदि लाइट की रेंज का हो जाता है, इतना स्पीड कि लाइट की स्पीड के आसपास का हमारा स्पीड हो जाए, तो हमारा मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो थोड़ा उल्टा नहीं है? जनरली हमको लोग क्या सजेशंस देते कि भाई थोड़ा दौड़ तो वजन कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन सर ने बोला है कि तू इतना तेज दौड़ कि लाइट की स्पीड को टच कर ले, तो तेरा मास बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा, इन्फिनाइट मास हो जाएगा। हाँ, भरोसा नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? चल दिखाता हूँ भरोसा। देख, हम जब भी स्टेशनरी या रेस्ट सिचुएशन में होते, रेस्ट मतलब हम अपने घर के आसपास दौड़ते हैं, सुबह मॉर्निंग ट्रैक पे जाते हैं दौड़ने, जॉगिंग ट्रैक पे, या हम क्रिकेट खेलते तब दौड़ते हैं, या हम किसी ट्रेन का पीछा करते हुए दौड़ते हैं। तो ये सब स्पीड इतनी कंसीडरेबल नहीं है, ये मामूली स्पीड होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 तक की ले ले। ये स्पीड इतनी कंसीडरेबल नहीं है। तो इन सारी स्पीड को हम अभी आइंस्टाइन के फंडे में रेस्ट समझेंगे कि स्पीड कंसीडरेबल नहीं है, रेस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा मास होता है उसको हम अपना रेस्ट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। और जब हम लाइट की स्पीड के इक्वली भाग रहे हैं तब जो हमारा मास होता है उसको वेरिएबल मास बोलते हैं, वेरिएबल मास। और हम जो भागते हैं तो हमारा स्पीड होता है ऑब्जेक्ट स्पीड, हम ऑब्जेक्ट है ना तब, हाँ, ऑब्जेक्ट का स्पीड। और जो लाइट का स्पीड होता है उसको बोलते हैं c, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, ये सारे टर्म्स तुझे पता चल गए। अब आइंस्टाइन बाबा का फॉर्मूला देता हूँ तेरे को। देख, इधर दिख रहा है ना तेरे को, इधर, हाँ, फॉर्मूला देख। वेरिएबल मास इज इक्वल्स टू रेस्ट मास डिवाइड बाय √1 - v²/c²। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में रख के टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट कर दे कि जो बात मैं बता रहा हूँ क्या सही में ऐसा होता है, क्या वाकई में मास बढ़ता है। तो टेस्ट करते हैं। सपोज हमारा रेस्ट मास मेरा जैसे 70 kg है, समझना, मेरा 72 होगा, 2-3 किलो इधर उधर। वेरिएबल मास तो पता नहीं, मैं जब दौड़ूंगा लाइट की स्पीड से तब जो आएगा वो आंसर होगा वेरिएबल मास मेरा। कितना 70 से कितना बदल गया वो देखना है। स्पीड कितनी लूँ बोल, अप्रोक्स, चल लाइट तक की नहीं, लाइट से आधी तो लूँ। हाँ, तो मान ले ऑब्जेक्ट यानी मेरी स्पीड लाइट से आधी है। तो ये सारा डेटा इसमें इंसर्ट करो और देखो क्या रिजल्ट मिलता है। अभी के अभी वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नहीं समझा? अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो ना, उससे पूछना इस सेइंग का मतलब कि व्हाट इज दिस सेइंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, समझा? समझना, पूछना, मुझे बूढ़े बुजुर्गों को पता होगा इसका मतलब। ये रेस्ट मास कितना है? 70 kg समझ ले। 1 - v²/c²। अभी जो v² है ये अपन ने कितना अजम्पशन किया है कि मान ले मेरा स्पीड लाइट से आधा भी है, लाइट से आधा भी है तो c²/4 हो जाएगा ना। हाँ, तो कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा, √3
और 4 का 2 हो गया, ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर तो तेरा आंसर अप्रॉक्स 81 पॉइंट समथिंग मतलब 82 kg आ जाएगा। तो बोल हो गई ना मेरी बात प्रूव कि तू लाइट जितनी नहीं उसकी आधी स्पीड से भी दौड़ा ना, लाइट की आधी स्पीड से भी दौड़ा तो भी तेरा मास 70 से 82 हो गया, बढ़ गया। तो फिर तो दम है बात में। यस, हम ये छोटी मोटी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बुलेट ट्रेन, ये एरोप्लेन, ये स्पीड कुछ मायने नहीं रखती है। 500, 700, 1000 का स्पीड कोई मायने नहीं रखता है। बात हो रही है बड़े लेवल की, 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कहाँ जा रहा है ये वैल्यू, समझ तू, बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है। हाँ, तो हमने देख लिया मास चेंज हो जाता है। अब मान ले तू लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है तो लाइट की स्पीड से दौड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c², तो कैंसिल, 1 - 1 0, तो मास विल बी इन्फानाइट। तो फिर तो मास इन्फानाइट हो जाएगा, तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, इतना हो जाएगा। समझा? तो बस ये फंडा है आइंस्टाइन बाबा का। अब आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। आज के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया है, देखो ये रहा, दिख रहा है प्रॉपर, 1 - v², ये 1/2 है ना, मतलब अंडर रूट समझ ले। एक बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा। हाँ, एक बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको ये फॉर्मूले में c कहाँ लगाना है वो भूल गया, c कहाँ लगाना है भूल गया। अच्छा, हमको तो पता चल गया कि c है ना v² के नीचे लगाना है साहब। अरे वो तो तेरे को फॉर्मूला दिया इसलिए पता चला, तेरे को ये स्टोरी नहीं बताया था तो डायमेंशनल एनालिसिस से तुझे कैसे समझ में आता, तो वही सिखाता हूँ। देख, डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत ईजी है, ये मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट तो हो गया ना तेरा। हाँ देख, डायमेंशनल एनालिसिस से हमको कैसे पता चल सकता था, बताता हूँ। मास इज इक्वल टू मास अपॉन √1 - v², ये फॉर्मूला उस बच्चे ने लिखा, वो c² कहाँ लिखना है वो गलती कर गया, तो हम उस गलती को डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे सेट करते हैं। चलो देखो, ये इक्वल टू का मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों साइड के डायमेंशंस जो हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या होगा मास का, किलोग्राम, तो इसका भी किलोग्राम ही होगा। तो फिर अब नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, वरना ये इक्वल टू नहीं रहेगा। तो नीचे ऐसा कुछ सेटअप कर कि ये यूनिट लेस, मास ले, ये डायमेंशन लेस हो जाए। तो इसको डायमेंशन लेस करने के लिए सीधी सी बात है रे पुष्पा, ये वूज दिस पुष्पा, द लीजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना साहब का डायलॉग, वो भी तेरे घर में बड़े बुजुर्गों को पूछना, बताएंगे पुष्पा कौन बोलता था। 1 - v² डिवाइड बाई c²। हाँ, तो इन दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये यूनिट लेस हो जाएगा, तो ये किलोग्राम किलोग्राम बैलेंस होगा, तो नीचे आएगा, ऐसे समझ में आता है। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, चल अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज का 16, तू वीडियो देखता रहे। मैं हर, जैसे 15th न्यूमेरिकल में आइंस्टाइन सर का कॉन्सेप्ट घुसाया, वैसे हर न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डालूंगा तेरे को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ही ऐसे हैं, लोग इनको फटाफट फॉर्म सॉल्व करके आंसर लाते, ऐसे नहीं है। ये सब तो सीखना होता है लाइफ में, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना होता है कि क्या हो रहा है। तो फिर इसमें भी सारे न्यूमेरिकल में डिस्कशन दूंगा, तेरे को मजे करवा दूंगा फिजिक्स में। रुकिए, वायर बीच में आ रहा है यार, ठीक है चलो चलो करते हैं। क्या बोला है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम। हमको पता है ना इसमें क्या बड़ी बात है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, हमको पता है। एटॉमिक स्केल पे हम एंगस्ट्रॉम, नैनो, यही सब, फर्मी, यही तो लेते हैं सब, ठीक है। ओके, इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम 10, अरे पता था, हमने तो लिख लिया पहले ही। चलो, द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम का साइज क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। साइज मीन्स उसका रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम नो चालबे, नो चालबे, तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करो तो मीटर तो चालबे, चालबे। हाँ चलो ठीक है, अब आगे पढ़ो, ये तो सिर्फ डेटा नोट डाउन किया। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत ध्यान से पढ़ना, एटॉमिक वॉल्यूम है, एक मोल हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये एक मोल का होता है सर,
हम तो पहली बार सुने रहे, अभी तो केमिस्ट्री में भी आया नहीं है। अरे बताता हूँ, इसलिए तो खड़ा हूँ मैं इधर। एक डजन पता है तेरे को? 1 डजन मीन्स 12 पीस। अपन नहीं बोलते एक डजन केला ले आओ, बनाना ले आओ, तो कितना बनाना होता है उसमें? 12। तो सेट है ना, 1 डजन मीन्स 12 बनानाज। 1 सेंचुरी मीन्स 100, सेट है ना। हाफ सेंचुरी मीन्स 50, सेट है ना। तो फिर तो ये जो वर्ड्स है डजन, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, वैसे मोल भी एक ऐसा ही वर्ड है, मोल भी ऐसा ही एक वर्ड है। जैसे डजन में 12, सेंचुरी में 100, हाफ सेंचुरी में 50, ऐसे मोल में भी कुछ ना कुछ होता है। तो कितना होता है? तो लेट्स सी हियर, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक डजन में 12 केला होता है ना, जैसे 1 मोल में इतना होता है, बहुत बड़ा नंबर है ये एवोगैड्रो सर का कॉन्सेप्ट है। एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं इसको, Na से भी डिनोट होता है, ये आएगा कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में। हाँ ठीक है। तब इन्होंने क्या बोला है कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 मोल ले आओ। भाई देख, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें तूने 1 मोल हाइड्रोजन डाला तो कितना एटम निकलेगा उसमें? 12, 15, 16, 50, 500, 100, 150 करोड़, 2 करोड़, कितना है? इतना सारा एटम पड़ा होगा अंदर, इतना 10⁻23 जितना। हाँ, उसमें किसी भी एक एटम का वॉल्यूम ले लो, मल्टीप्लाई बाई ये कर दो तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। सिंपल। हाँ, जैसे एक केला का 5 रुपया, तो 12 केला का कितना? तो इंटू 12 कर 60 रुपीज़। तो ये वही लॉजिक है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना, तो इतने सारों का कितना, सीधा मल्टीप्लाई। अब सर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसे निकाले? तो दोस्त फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल को स्फेरिकल अज्यूम करना है। हाँ, तभी आंसर आएंगे। तो चलो स्फेरिकल अज्यूम करेंगे तो एक का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r³। अब जब इतने सारे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ 3.15 10⁻⁻7। कहाँ से? अरे यार रुक, अभी पढ़ा क्या है गुजराती मीडियम में, तो आंसर याद है। देख पाई क्या होगा? 3.14। रेडियस क्या लेना है? 0.5 इंटू 10⁻10 इंटू 6.023 10⁻23 स्वाहा। द आंसर विल बी 3.15 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ये हो गया टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। बोल कैसा लगा सम? इजी है ना? तो फिर अच्छा, एटॉमिक वॉल्यूम के साथ न्यूमेरिकल पढ़ा है, तो ऐसे नहीं पढ़ा है ना तेरे को डजन, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी सबसे कंपेयर करवा के मोल समझा है ना। ये सीखना होता है फिजिक्स में, सीधा रट्टा मारा, फॉर्मूला ने आंसर छापा, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। चल इसके अगले वाले में और दांसू मुझे देता हूँ। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देख भाई, एक्सरसाइज का 17 इससे ही रिलेटेड है, इसलिए इतना मिटाया नहीं, रहने दिया, ये काम में आएगा फिर से, है ना। हाँ, क्वेश्चन तो तू पढ़ और फील कर कि क्वेश्चन तुझसे क्या करवाना चाहता है, और क्वेश्चन ने तुझे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या हेल्प, क्या डेटा दिया है, बस यही होता है। तो देख क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझता हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। मतलब ये इंफॉर्मेशन है जो तुझे नहीं पता था, वो बुक वाला बता रहा है कि ऐसा होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस होगा ना, तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। इसको इसका मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। लेकिन लीटर अपने यहाँ चलता नहीं है दोस्त, एसआई में वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब लेते हैं। तो देख 22.4 लीटर से मीटर क्यूब करना है, तो 10वीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो 10वीं में था ना मैथ्स में चैप्टर, उसमें था तो सही कि लीटर से मीटर बनाना है, तो 10⁻³ कर दो, ये बन गया मीटर क्यूब, है ना। तो फिर ओके, ये हो गया इसका मोलर वॉल्यूम।
अब आगे पढ़ क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। हाँ, ये मोलर वॉल्यूम और ये जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो दोनों का रेशियो पूछे हैं। कहाँ पूछे हैं? रेशियो। तो सॉल्व कर ले, आ गया आंसर, देख रेशियो। अच्छा, इसमें बोला है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 नहीं लेना है अपने को, 0.5 लेना है। हाँ, ये डायमीटर होगा उसका, तो रेडियस 0.5 हो जाएगा, तो यही आंसर आएगा ना। हाँ चलो, रेशियो क्या लेंगे? मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या मिला? 22 मिला, कहाँ दिया ही था क्वेश्चन में। हाँ, एटॉमिक वॉल्यूम हम मेहनत करके निकाले 3.15 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करेगा ना तो ये सब उड़ के तेरा 7111 समथिंग आएगा। ओके, आंसर तो आ गया, लेकिन सर इसमें वो फीलिंग्स वाला डिस्कशन नहीं बताए आप। रुक, तो वीडियो तो देखना पड़ेगा ना। सब पहले ही बता दूँ तो वीडियो कैसे देखेगा, मेरा वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा? तो फिर वीडियो देखो, तो देख रहे हैं ना, एक काम कर, पोज करो, पहले लाइक का बटन दबा, लाइक का बटन दबा और कमेंट में लिख, अरे सर मज़ा आ रहा है लेक्चर चलने तो, ऐसा लिख कमेंट में। लिखा ना? सच्ची बोल रहा है? ठीक है, चला जा। अब इसमें एक्स्ट्रा फील बताता हूँ तेरे को। ये रेशियो इतना बड़ा क्यों आया? और दिख भी रहा है कि एटॉमिक वॉल्यूम में -7 है, मोलर वॉल्यूम में -3 है। तो बड़ा कौन है? ये ना। कितना बड़ा? इसमें 4 जीरो ज़्यादा है। अरे यार, इसमें 4 जीरो और ऐड कर देगा तब जाके ये बनेगा ना। हाँ, तो ये ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। 4 जीरो पे 10,000 टाइम्स ये बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये नहीं करता उतना स्पेस का है। समझ, फील वाली बात। मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम में फ़र्क क्या है? केमिस्ट्री इतना आता नहीं है मेरे को, मेरे तो केमिस्ट्री में यार पंगे थे, धक्का मार मार के पास होता था मैं। हाँ, लेकिन जितना भी पढ़ा था वो समझ के पढ़ा था, रट्टा नहीं मारा। पूरी 2 साल में केमिस्ट्री के 4 ही पेज पढ़े थे, लेकिन वो भी फिर समझ के ही पढ़े थे। जहाँ से समझ आना बंद, वहाँ से पढ़ना बंद, अपना ये नेचर था। हाँ देख, एक बड़ा सा बास्केट है, उसमें हमने एप्पल्स डाल दिए बहुत सारे। अब वो सारे एप्पल्स बास्केट के अंदर फुल्ली कंप्लीटली फिल्डअप है ना। अब उनका वॉल्यूम निकाल, ठीक है, तो कुछ आया आंसर। अब उस बास्केट को रूम में बिखेर दे और सारे एप्पल को फैला दे, तब वो जो एप्पल है जितना स्पेस रोकेंगे वो हो गया उसका मोलर वॉल्यूम। और ये जो बास्केट के अंदर बंद कर दिया ना, ये हो गया उसका एटॉमिक वॉल्यूम। समझा? वॉल्यूम वॉल्यूम है एप्पल ही, लेकिन एप्पल को किस तरीके से रखा गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। एप्पल को क्लोज रख दो एक बास्केट में तो वॉल्यूम तो कम स्पेस ऑक्यूपाइज करेंगे। वही एप्पल को बिखेर दे पूरा रूम में, दे ऑक्यूपाइज मैक्सिमम स्पेस इन द रूम, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेस, मोलर वॉल्यूम। एंड दिस इनसाइड द बास्केट दे ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। समझा फर्क कि नहीं समझा? इसलिए इतना ज़्यादा फर्क आ रहा है। ये बहुत छोटा है एटॉमिक, क्योंकि इसको बास्केट में रहना है, और ये मोलर है मतलब रूम में फैल जाएगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझा ना? हाँ, अच्छा लगा ना तो फिर से वीडियो पोज कर, लाइक का बटन दबाना भूल गया था तो दबा दे, कमेंट में लिख डाल अरे सर मज़ा आ गया जोरदार। हाँ, एक ही वीडियो पे 4 कमेंट देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ चल, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, अब ये 18th क्वेश्चन है, इसको पढ़ ले। इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट बुक लेके भी बैठा कर भाई, वीडियो देखे ना तो सिर्फ ऐसे बिस्तर में से सोते सोते नहीं देखने का। प्रॉपर यू फोल्ड योर लेग्स, सिट प्रॉपर स्ट्रेट, ये जो कॉर्ड है स्पाइनल वो सीधा रहना चाहिए, तब जाके मेमोरी बनता है। हाँ देख, चल समझा देता हूँ। ये तू पढ़ा ना, मैं सीधा बोल दूँ। हम लोग जब ट्रेन में बैठे होते ना तो नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट है वो हमको अपोजिटली जाते हुए दिखते हैं। तू ट्रेन पे खड़ा है, स्टेशन पे तुझे समोसे वाला भैया दिख गया और तेरी ट्रेन यूँ जा रही है, तो तुझे लगेगा ना समोसे वाला भैया यूँ उल्टा जा रहा है, अरे भैया अरे समोसा रह गया, अरे आ जाओ आ जाओ। समझा? वो ट्रेन में नहीं, राज इधर जा रहा था तो सिमरन इधर दिख रही थी ना उसको, तो राज उसको हाथ दे रहा था, सिमरन आ जा। और सिमरन का पापा क्या बोला? जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, बोला था। हाँ, तो यही फिनोमिनन है, ये जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से हमको आता है। टीवी देखते हैं हम, ट्रेन में बैठते तो आता है कि when we are in a moving train, ऑब्जेक्ट नियरर हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमको स्टेशनरी दिखता है। जैसे ट्रेन में बैठ के मून को देख,
तो मून तेरे को उधर ही दिखेगा, हिलता हुआ नहीं दिखेगा। दूर किसी बड़े से हिल को देख, उधर ही दिखेगा। दूर बड़ा सा कोई बिल्डिंग दिखेगा, वो उधर ही दिखेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? पैरालैक्स ऑफ आइज। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका हमारे साथ एंगल बड़ा बनता है। नज़दीक का ऑब्जेक्ट होता है, उसका एंगल हमारे साथ बड़ा बनता है। तो थोड़ा भी चेंज होता है ना एंगल में, तो हमको नोटिस होता है कि अरे हाँ एंगल बदल रहा है। लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका एंगल हमारे साथ बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा। तो उसमें थोड़ा भी चेंज होता है तो हमको नोटिस नहीं हो पाता है, ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। इसलिए हमको लगता है कि वो स्टेशनरी और नज़दीक वाले भाग रहे हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है, खुद का इमेजिनेशन लगा। अब एंगल ड्रॉ करके थोड़ी दिखाऊंगा, छोटा बच्चा है क्या? चल स्क्रीनशॉट क्या लेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ओके गाइज, ये आज के लेक्चर का लास्ट सम। द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर्स। ये कह रहे प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर्स क्या है ये सर? देख, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका 3 स्टेज हमको पता है। 3 स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट वी नो। व्हाट? सॉलिड, थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके क्या बनता है? लिक्विड। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दो तो लिक्विड में से क्या हो जाता है? वेपर, मतलब गैस, गैसियस स्टेटस। तो 3 स्टेटस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्टेटस ऑल्सो चेंज। एक 4th स्टेटस है जो लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा है, गैस से थोड़ा कम है। समझा? तो क्या है वो स्टेटस? नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, जो लिक्विड, जो सॉलिड नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा पिघला हुआ सॉलिड है और पूरी तरह लिक्विड नहीं बना है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेटस है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेटस, या उसको साइंटिफिकली आयोनाइज्ड मैटर बोलते हैं, आयनाइज्ड मैटर बोलते हैं। हाँ, है ना? अब चल समझाता हूँ कैसे क्या है। क्वेश्चन तो तूने पढ़ा ही है। इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको, देख। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस? मतलब ये है कि सन का मास डेंसिटी निकालो और पता करो कि वो कौन सी रेंज में आ रहा है उसका डेंसिटी, है ना? तो इजी क्वेश्चन है, डेंसिटी निकालना हमको आता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब सन का मास कहाँ से लाऊं साहब? अरे दिया है क्वेश्चन में, ये रहा देख, 2 × 10⁻30। तो ले ले 2 × 10⁻30 kg। फिर वॉल्यूम, हाँ हाँ हाँ, सन स्फेरिकल जानते हैं हम, तो 4/3 πr³। यस, 10वीं पढ़े हैं हम, ऐसे थोड़ी आ गए सर, हम मुंह उठा गए ना। हाँ, ये हो गया उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब इनकी वैल्यूज रखो सब, तो रखनी पड़ेगी। तू रख देगा तो मैं जाने दूँ, रेडियस ये दिया हुआ है, अरे यार रख देना, ले। फिर कमेंट में डालते हो, अरे छोर क्या आधा आधा पढ़ा दे। 3 को ऊपर डाल, 4 इधर, 3.14 इंटू रेडियस क्या है 7 × 10⁸ क्यूब। तो इसका आंसर अप्रोक्स 1392 के आसपास है, मतलब अप्रोक्स 1400 ले सकता हूँ। ये आया सन का डेंसिटी। तो ये डेंसिटी लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा है। लिक्विड का डेंसिटी इतना होता है 100, वाटर का डेंसिटी इतना होता है 1000। ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वाटर की तरह फैला हुआ नहीं है, थोड़ा कम फैला हुआ है। डेंसिटी मतलब क्लोजनेस, सॉलिडनेस कितना है वो देखना है। तो वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, इसका कम है, मतलब ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। समझा? जैसे ये बटर मिल्क है और ये कर्ड है, समझ रहे फर्क? छाछ और दही खाए हो ना, तो छाछ जोन है वो लिक्विड कहलाता है, दही को समझ ले प्लाज्मा कहते हैं। तो ये वो वाला स्टेटस है। तो समझा? तो बोलेंगे कि दिस इज नॉट इन द रेंज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, दिस इज प्लाज्मा रेंज। हाँ, ये आंसर बोल। चल, मजा आया ना आज के वीडियो में? तो लाइक कर, कमेंट डाल। हाँ, आराध्या कॉमर्स क्लासेस, आराध्या प्राइमरी क्लासेस, ये भी अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, लाइक करवाओ, कमेंट डालो इसमें भी, ठीक है? वीडियो मजा आया तो लिख, कमेंट में लिख। बाय, टेक केयर। हाय,
स्टूडेंट्स, यस, पहचान गए ना आवाज? यस यस यस, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट इट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। यस, चलो अब आज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 21 पे हम लोग बात करते हैं। एक्सरसाइज का 21 नंबर का सम। आपको बोला था एज आई सेड बिफोर कि ये दीज आर नॉट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, दीज आर द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन योर लॉजिकल माइंड, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अराउंड यू, और इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में आजू बाजू में से क्या सीखे हो, क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने सराउंडिंग से, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन था, आपने वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, ये सब बस बहुत चाहिए साइंस में, मेजरमेंट में प्रिसाइज चाहिए, ये सब चाहिए। वेरी गुड। करना क्या है? तो करना एक ही चीज है, देखो कि लेंथ, टाइम, मास, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी का कुछ एग्जाम्पल पता है तेरे को? अच्छा एक मिनट, इसमें एक अच्छा स्टोरी मिस हो गया, देख। दिस वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रडार इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 है ना, तब रडार का डिस्कवरी क्यों हुआ था, उसके लिए मोटिवेशन क्या था? तो उसके लिए मोटिवेशन था कि जो एयरक्राफ्ट होते ना, हाँ, उस एयरक्राफ्ट का एवरी सेकंड, एवरी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड पे क्या पोजीशन है, वो कहां पे पहुंचा है, ये सब जानने के लिए एक मोटिवेशन मिल गया। वही लिखा है, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट और एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट्स पोजीशन इट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एवरी छोटे से छोटे सेकंड पे वो कहां पे है, वो सब जानने के लिए रडार का जरूरत था, और फिर उसका डिस्कवरी हुआ। तो ठीक है, क्वेश्चन पहले तो पढ़ा है नहीं, लेकिन अब मजा आ गया पढ़ाने में। हाँ, तो मैं मूड में नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन लू, सीधा मतलब की बात करते। लेंथ, टाइम और मास पे कुछ ना कुछ एग्जांपल देने ना। चल तो थोड़ा स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे 3 टाइटल दे दे। लेंथ पे मुझे तुझे 2 एग्जांपल दे सकता हूँ, बढ़िया बढ़िया अभी के लिए। क्या एग्जाम्पल दू? पेन चलना चाहिए। हाँ, लेंथ पे देख, सबसे पहले तो जैसे तुझे लेजर के साथ काम करना है ना, इफ यू आर वर्किंग विद लेजर, तो आपका प्रिसाइज इतना होना चाहिए, 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। इतना प्रिसाइज मेजरमेंट होना चाहिए। कितना छोटा है ये, तो देख तो सही, 10⁻10। हाँ, फिर जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो न्यूक्लियस की मैटर्स के साथ डील कर रहे हो, तो आपको 10⁻15 मीटर इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। 10⁻15 का मतलब क्या होता है पता है? अरे रेड कलर से देख क्या होता है, बताता हूं। -15 है ना, मतलब नीचे 15 जीरोस, मतलब 0.000। ये 14 पॉइंट के बाद 14 जीरो देन 1। अब ये कितना प्रिसाइज, कितना छोटा, कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है यार। कौन करता है ऐसा? हम करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट देखते और बोलते ये तो 0 है, जाने दो, आगे नहीं बढ़ना। ये देख कितना, जहां तेरी उम्मीद खत्म हो जाती है उससे भी छोटा है। मतलब इसको तो नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकता इस डिस्टेंस को, इतना छोटा ही है। ठीक है, इमेजिन कर ले। हाँ, तो लेंथ के मामले में 2 एग्जांपल्स दिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम। तो टाइम के मामले में है कुछ ऐसा एग्जांपल, है ना? बिल्कुल है। वो जब रेस ट्रैक पे रनर्स दौड़ते ना, मिल्खा सिंह, हाँ, तब मिली सेकेंड के टाइम नोट डाउन होते हैं। मिली सेकेंड मतलब सेकेंड का 1000वां पोर्शन। मिली सेकेंड इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का 1000 पार्ट करना, उतना प्रिसाइज मेजरमेंट ये है। लेकिन दोस्त, इससे भी छोटा और बताऊं, जब रॉकेट लॉन्चिंग का मामला होता है, रॉकेट लॉन्चिंग क्यों? अबे तेरी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, हाँ, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग होता है ना, उसमें तो 1 माइक्रो सेकेंड तक का प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 10⁻⁶ सेकेंड। सोच, 1 लाख पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। हाँ, इतना छोटा है। ठीक है, टाइम पे समझ में आया। अब हम थोड़ी सी क्या, एक ही बात करेंगे मास के बारे में। तो छोटा मास कब जरूरत होता है? तो देख, हम जनरली नॉर्मली मास लेते हैं, जैसे 2 किलो गुड़ दे दो रे, 2 किलो शक्कर दे दो रे, तो वहां पे वो वेट स्केल होता है ना। लेकिन
जब एटम्स, मॉलिक्यूलर्स, ऐसे छोटी छोटी पार्टिकल्स जो हमको नेकेड आई से दिखता भी नहीं है प्रॉपर, उसका मास लेना है तो उस टाइम तुझे स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड यूज करना होता है, पता है ना? स्पेक्ट्रोग्राफी, ये हमने मास के टॉपिक में कवर किया था इसको। स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड का यूज होता है। स्पेक्ट्रोग्राफी में इतना एक्यूरेसी चाहिए, 10⁻30 kg। यस, डेफिनेटली। तो आई होप आपको ये सम न्यूमेरिकल पसंद आया ना। चल स्क्रीनशॉट ले ले मस्त, 1, 2 and 3। चल अभी अगला वाला तो उससे भी धांसू है रे, अरे जोरदार है। तू देख, सिर्फ सोहम सर के साथ मज्जे कर, तू मज्जे कर, करवाता हूं मुझे। देख क्वेश्चन क्या है, ये तो तू पढ़ ले, चल पढ़वा देता हूं। जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस, साइंस में प्रिसाइज मेजरमेंट जरूरी होते हैं। हाँ, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट्स ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग क्या है, rudimentary ideas and common observations. Think of ways by which you can estimate the following. पढ़ लिया ना, आ गया ना मजा, इसलिए बोल रहा था, जान दे। अभी देख पहला क्वेश्चन, हमको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चंस दिए उन्होंने, उनको रफली कैलकुलेट करना है, रफ एस्टिमेशन करना है उनका, रफली, मतलब एक्यूरेट आंसर से मतलब नहीं, हमको रफ एस्टिमेशन करना है कि तू देख रहा होगा ये सब लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, उसके बेसिस पे तुझे निकालना है। तो चल पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। द टोटल मास ऑफ रेन बेरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून। रेन बेरिंग क्लाउड्स का टोटल मास क्या होगा? हा 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 भाई, जितना क्लाउड है इंडिया में उतना बारिश गिरेगा, ऐसा मान ले पहले एग्जाम्पल के तौर पे, कि जितना क्लाउड घूम रहा है इंडिया के ऊपर वो सारा बारिश गिरा एक दिन, तो उस बारिश का जो मास होगा वही क्लाउड का मास होगा। अबे 5 लीटर का क्लाउड बरसा होगा तो जमीन पे 5 लीटर ही आएगा ना पानी। हाँ, तो मास इक्वली होगा। तो अपन जमीन पे जो पानी गिरा ना उसका आइडिया लेते हैं, ठीक है? चलो, बहुत इजी और बहुत मजेदार है, सीखने जानने जैसी चीज है ये सब। इंडिया में रेन का मास क्या होगा? हाँ, सबसे पहले देख, रेन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तेरे को, कुछ भी जानता है तो वीडियो पॉज कर और याद कर। नहीं जानता है तो चल मैं देता हूं। रेन मतलब पानी, पानी का डेंसिटी मुझे पता है 1000, ये पता है, पिछले बहुत से वीडियो में देख चुका हूं, जब से 11th में आया ना अपनी, इसको कई बार देख चुके। वाटर का डेंसिटी होता है 1000। अब वाटर का मास अपने को चाहिए, तो एक फॉर्मूला है, यस यस साहब जी, फार्मूला है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही है ना? हाँ, अब ये वॉल्यूम हमको पता नहीं है सर, डेंसिटी तो मिल गया 1000। अब कुछ भी करके वॉल्यूम ले आऊं और यहां पे रख दूं तो अपना काम हो जाएगा, है ना? तो चल वॉल्यूम समझाऊं कैसे लाएंगे। देख, इंडिया में जो ऑन एन एवरेज बारिश होती है, जो रेन होता है, वो 100 to 125 सेंटीमीटर के हाइट का होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंफॉर्मेशन है, शायद सेंटीमीटर मिलीमीटर में गड़बड़ भी हो सकता है। तो तू अपना भी तो एक्सपीरियंस, तेरे एक्सपीरियंस से करना है तेरे को, मेरे को थोड़ी करना है। मेरा एक्सपीरियंस है 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है बारिश, ठीक है? मैंने मान लिया इस साल इतना बारिश होगा। तो इंडिया में जो एवरेज बारिश होता है उसका हाइट होता है 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स अप्रोक्स 1 मीटर, ठीक है? मतलब मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये जमीन है, देख ये रही जमीन, उसके ऊपर जो पानी गिरा ना, हाँ, उस पानी का ये हाइट है, ठीक है? अब पानी जितने एरिया में गिरा ना, हाँ, वो एरिया क्या है? तो एरिया है, ये तुझे याद रखना पड़ेगा, 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। नया इंफॉर्मेशन है कि टोटल अर्थ अपना इंडियन सरफेस एरिया इतना है। अब 3.3 मिलियन है तो 10⁶ ले ले। अब किलोमीटर से किलोमीटर से मीटर करना है तो 1000 और ऊपर स्क्वायर है तो 10⁶, तो एरिया हो गया 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। तू बोलेगा सर एरिया और हाइट क्यों लाया? अरे बबुआ, ये जो वॉल्यूम है उसका क्या लिखेगा? LBH लिखेगा। हाँ, ये जो LB है वो हो जाएगा अपना एरिया, अपना टाइम आएगा। अरे पेन लाइट हो गया रे, गरीबों वाला पेन है, चल अमीर वाला पेन लेके आते हैं। हाँ, अब वैल्यू रखते हैं। एरिया कितना मिला? 3.3 इंटू 10⁻12। हाइट का है बबुआ, ये रहा 1 मीटर। तो टोटल जो बारिश है उसका मास कितना आया? 3.3 इंटू 10⁻15
केजी। ये मास आया भैया। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा है। कोई बच्चा हो सकता है, वो हो सकता है इस पानी के हाइट को 50 सेंटीमीटर ले, कोई 100 मिलीमीटर ले, मतलब 10 सेंटीमीटर ले। जिसको जैसा बारिश का एक्सपीरियंस वैसा लेगा, जिस स्टेट में जैसा बारिश गिरता है वैसा लेगा, है ना। हाँ, तो ये आंसर एक्चुअली जो टीचर पढ़ा रहे ना क्लास में, उसने इन बच्चों को सम करने दिया। ये मान ले सब बच्चों का ये आंसर अलग अलग आ रहा है ना, दैट मीन्स कि वो बच्चे सही कर रहे हैं, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। लेकिन जो आंसर टीचर का आया वही आपका एग्जाम में आ रहा है, मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने सिर्फ कॉपी मारा है। कॉपी मारने के लिए सम नहीं बनाया एनसीईआरटी वालों ने। आप कुछ रिसर्च करो, घर पे जाओ, पूछो मम्मी पापा से, न्यूज चैनल में देखो, गूगल पे देखो कि रेन का हाइट क्या है, एरिया क्या है, अपना रिसर्च स्ट्रॉन्ग करो, तब आंसर पे पहुंचो तो मजा आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहिए तो आपको। अब बी सेक्शन पे बात करते हैं। बी, टॉकिंग अबाउट बी। तो बी तो और भी दांस हुई भैया, रुक पढ़ने दे पहले। है मास ऑफ एन एलिफेंट। अबे हाथी का मास किसे लाएंगे? मास ऑफ एन एलिफेंट। भैया देख, एलिफेंट का मास ऐसा कर, एलिफेंट को उठा और वेट स्केल में रख दे, बता देगा। है इज दिस पॉसिबल फॉर यू? आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप तो स्टूडेंट हो, बच्चा हो, कहां जाओगे हाथी को उठाने? तो आपको अपने लॉजिकल कैलकुलेशन से बताना है। तो बता दें, कौन सा डरते हैं अपन भी, कम थोड़ी है। देख भैया, ये रहा हाथी, बना ले थोड़ा। अब मेरा हाथी तेरे को डायनासोर जैसा दिखे तो हंसना नहीं भाई, मेरे ड्राइंग में थोड़े हाथ तंग है। ये हाथी के पैर हो गए, इसका ट्रंक हो गया, ये दिख रहा है हाथी जैसा, लग तो रहा है एलिफेंट। ये ट्रंक लग रहा है ना। हाँ, चूहा लग रहा है सर, चूहा बड़े पैरों वाला। अरे तो भाई सॉरी, देख तू इसको समझ ले, एलिफेंट है तो यार, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। अब एलिफेंट क्यों ड्रॉ किया? मैं एलिफेंट के बारे में, मास पूछा है ना मेरे को एलिफेंट का, तो सेम फॉर्मूला लूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। निकालेंगे डेंसिटी कहीं ना कहीं से। पानी का तो पता था, हाथी का नहीं पता। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, अभी हेल्प करता हूं। देख, सबसे पहले वॉल्यूम क्या निकालेंगे हाथी का, तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये अंदाजा आता है कि हाथी का लेंथ 3 मीटर है, हाथी का जो हाइट है वो 2 मीटर ले लेते हैं, और हाथी का जो आगे का पोर्शन है ना हेड का, वो सपोज 1.5 मीटर ले लेते हैं या 1 मीटर ले ले। तो इस बेसिस पे हाथी का वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया 9 मीटर क्यूब। अब यहां पे आपके पंगा हो सकता है क्या, सर हाथी 9 मीटर क्यूब का ही नहीं होगा। अरे भाई छोटा बड़ा हो सकता है, बुलाना सब बच्चे का आंसर अलग आना चाहिए। किसी को हाथी 4 मीटर का दिखेगा, किसी का हाथी बैठ गया तो 2 मीटर की जगह में बैठ जाएगा, तो उतना ही स्पेस कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, समझा। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात हो रही है। हाँ, इसको पकड़ के मत रखो कि ऐसा ही होना चाहिए। हाथी का वॉल्यूम आ गया। अब सर हाथी का डेंसिटी कहां से लाओगे? लाएंगे, फ्लोटेशन लॉ है, आपने पढ़ा नहीं है अभी, हम तो पढ़ के बैठे ना। हाथी पानी के अंदर तैरता है, इसका मतलब हाथी का जो क्यों तैरता है, क्योंकि पानी के अंदर है ना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूएंट फोर्स। हाँ, जो हाथी को अपलिफ्ट करता है, मतलब हाथी के वजन को पानी के अंदर कम करवाता है, क्योंकि खुद अपोजिट डायरेक्शन में उसको अप थ्रस्ट देता है। तो जब एलिफेंट पानी में है तो उसका वॉल्यूम तो यही रहेगा, लेकिन उसका एवरेज डेंसिटी है ना, एलिफेंट का एवरेज डेंसिटी पानी से कम हो जाता है, तभी तो पानी में तैरता है ना। पानी से हेवियर होगी डेंसिटी तो डूब जाएगा, पानी में तैरता है मतलब वाटर से कम। एवरेज डेंसिटी की बात करो, ओरिजिनल डेंसिटी की बात नहीं करो। हाँ, तो वो पानी वाटर से कम होता है। वाटर का कितना है? 1000, तो 1000 से कम मान ले 700 ले ले। अरे कोई 800 ले लेगा, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं 700 लेता हूं। ठीक है, ये आ गया डेंसिटी। तो अब मास आ गया बबुआ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का आया 700 अंदाज लिया सर, और वॉल्यूम का लिया 9, तो यह 6300 केजी का होता है एलिफेंट। यस, हो सकता है एलिफेंट का एवरेज मास 5000 टू 7000 केजी होता है। 6300 है, अपना आंसर बहुत क्लोज है। क्लियर, ले ले स्क्रीनशॉट, मजे कर। हाँ चल, अब नेक्स्ट देख, द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्ट्रोम। जब तूफान आ रहा है तब विंड का स्पीड क्या है? तो बहुत इजी है, अरे जबरदस्त इजी है। देख, सी, जब तूफान आ रहा है तो उसका स्पीड क्या है? सिंपल समझ, जैसे ये अहमदाबाद है, सपोज ये बड़ौदा है ना।
अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच का अप्रोक्स डिस्टेंस में 100 किलोमीटर समझ लेता हूं कि भाई अप्रोक्स डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, थोड़ा कम ज्यादा होगा। हाँ, अब तुझे पता है वेदर फोरकास्ट वाले क्या करते हैं, जब तूफान आता है तो बोलते हैं ऐसे तूफान इधर जा रहा है, अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा है, ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट वाले बोलते हैं ना कि भाई ये तूफान अहमदाबाद से बड़ौदा आने में इतना 2 घंटे का टाइम लेगा या 1.5 घंटा लेगा या इतना टाइम लेगा। तो मैंने वहीं से एक न्यूज चैनल का टैगलाइन पकड़ के मुझे याद आ गया, है ना। तो अब डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो स्पीड किसको नहीं आएगा, रे सबको आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/2, 100 क्या है किलोमीटर, 2 क्या है आवर, तो हो गया 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आज तूफान जा रहा है साहब अहमदाबाद से बड़ौदा की ओर। सिंपल एग्जाम्पल, समझा कि नहीं समझा? चल स्क्रीनशॉट ले ले तू पूरा, लिया 1, 2 एंड 3, चल रे, लिया भी स्क्रीनशॉट। चल अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको ऐसे कवर कर देते हैं ना, हाँ, तो और जगह मिल जाएगी लिखने की भैया। हाँ, ऐसे नहीं सेट करते, इसको ऐसे सेट करते हैं, ये थोड़ा लाइट पोर्शन है, गुड। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, ये धांसू ही है, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं तेरे सर पे, हेयर के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? सर सर पे तो पता नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सुना था जिंदगी में कि बिटवा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर लेंथ और ब्रेड, 1 मिलीमीटर एरिया में कितना स्ट्रैंड्स होता है? 7 to 8 स्ट्रैंड्स होता है। ये सर इंफॉर्मेशन निकाला कहीं से तो, ठीक है। तेरे को इतना तो पता है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है तो 7 से 8 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर होगा। तो चल एक काम कर, अपने हेड का पूरा एरिया ही निकाल दे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दे कि सर इतने एरिया पे इतना, तो हेड के एरिया पे कितना, सीधा मल्टीप्लाई ना, तब हेड का एरिया निकालना इज गुड वन फॉर यू। अब ट्राई करो अच्छे से, देखो जैसे ये अपना हेयर स्टाइल है, अरे पहली बार ड्राइंग बढ़िया है अरे। यस ठीक है, ये कान वान हो गए, हाँ ठीक है। अब ये हो गए अपने हेयर, है ना, ओके डन दोस्त। इन हेयर का नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स निकालना है, निकालते हैं। वो तो अपने को पता चल गया ना कि 1 मिलीमीटर पे इतना होता है, हाँ वो तो पता चल गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे इतना होता है। अब इस ये जो हेड है ना, एक्चुअली हम उसको हेमीस्फीयर मान ले, ऐसा आधा गोला मान लेते हैं, ठीक है। मान रहे भाई, एग्जैक्टली नहीं होता, अपने को तो रफली आंसर लाने ना, हाँ तो आधा गोला मान लेते हैं इसको। पेन भी लाइट चल रहा है भैया, क्या बात है। आधा गोला इसको मान के चलते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, 2πr² होगा। इसका हेमीस्फीयर का एरिया क्या होगा, 2πr², आधा गोला है। अरे सर ये तो ठीक है, लेकिन ये जो अपना हेड है उसका रेडियस किसको पता है? पता है ना, रेडियस 9 to 10 सेंटीमीटर एवरेज होता है। हाँ रेडियस क्या होता है, 9 to 10 सेंटीमीटर एवरेज। मैं 10 लेता हूं, तो सेंटीमीटर है ना, तो इसको 0.1 ले ले, हो गया मीटर। ये रेडियस तो मिल गया। चल अब ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या बाल होते हैं? नहीं रे, आगे का जो फोरहेड होता है वहां पे बाल नहीं होते, आंखों के ऊपर नहीं होते ना, तो अपन समझ लेते हैं कि 80% एरिया में हेयर है। यस, तो हेयर एरिया इज 80% ऑफ दिस 2πr²। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर मजे से, चल करते फटाफट। 80% मीन्स 80 डिवाइड बाय 100, ये 2, ये हो गया पाई, ये हो गया रेडियस का स्क्वायर। अब इन सबको मैथमेटिकली तू सॉल्व करेगा ना, तो इसका आंसर आएगा तेरे कुछ 502.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब फिर पंगा, सर मीटर में नहीं चाहिए क्योंकि जिसके साथ कंपेयर करना है ना वो तो मिलीमीटर में। तो अरे मिलीमीटर बना दे, कौन सी टेंशन वाली बात है। 502.4 10⁻⁻⁴ मीटर से मिलीमीटर करेगा 1000 और ऊपर स्क्वायर है तो 6, तो ये हो गया 502.4 इंटू 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। इतना हेयर एरिया है, इतने एरिया में हेयर है। तो सीधा यहां से आर्ग्यूमेंट देना, ये देख कि 1 मिलीमीटर पे इतना, तो इतने पे कितना। तो देख आर्ग्यूमेंट देते हैं, 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे 7 to 8 स्ट्रैंड्स हैं,
तो 502.4 इंटू 10⁻², मिलीमीटर स्क्वायर पे हाउ मच, तो सीधा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, हो गया काम। 502.4 10⁻² इंटू 8 हेयर स्ट्रैंड्स आर देयर ऑन अ हेड एवरेजली, रफली कैलकुलेशन। तो बोल, यू एंजॉय द वीडियो ना? तो कमेंट में लिख के, अरे सर मजा आ गया यार। अपने बचपन से लोग पूछते थे अपने सर पे कितने बाल है, कितने बाल है, आज अंदाजा तो लगा ही लिया कि सर इतने तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चल दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले। भी तू स्क्रीनशॉट लिया ना, चल अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। यस, वीडियो को मजेदार बनाने का मैक्सिमम कोशिश करता है एक टीचर, हाँ भाई, लेकिन फिर ज्यादा मजा देने के चक्कर में नॉलेज की बातें साइड में रह जाती है। इसलिए फिजिक्स के लेक्चर में क्या है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने की। हाँ, मूड किया तो सिट्टी विट्टी मार देने का, वही अपना पुराना वाला सिट्टी। चल मजा आया। अब एक्चुअली तेरे लिए नहीं बजाय, मेरे लिए बजाय, मेरे को एनर्जी मिलता है ऐसे। हाँ, स्ट्रेस दूर होता है। ये यार सारे पेन डल पड़ गए, कोई बात नहीं, है अपने पास अमीर वाले पेन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, देख ले, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। चल सबसे पहले तो देख दोस्त, यहां पे एक मैटर तेरे को हेल्प करेगी, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम क्या है सर? अरे भैया, पिछला वीडियो में देखे थे, मोलार वॉल्यूम मीन्स 22.4 लीटर, 22.4 लीटर. Liter is not considerable in SI, so that's why it will be multiplied by -3 मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम होता है मोलार वॉल्यूम. सर हमको क्या जरूरत है मोलार वॉल्यूम की? भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे ना, हाँ, तो कहा कितने मॉलिक्यूल्स है इस दुनिया में, अपनी छत पे कितने मॉलिक्यूल्स है, अपने रूम में कितने मॉलिक्यूल्स है, बाथरूम में कितना मॉलिक्यूल्स है, नहीं पता है. लेकिन एक जगह डेफिनेट पता है, श्रीमान श्री एवोगेड्रो की दया से, कि इतना वॉल्यूम होगा तो मॉलिक्यूल्स इतना होगा. ये कंप्लीट पता है हमको, ये इंफॉर्मेशन निकाला. हाँ, इतना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इस वॉल्यूम में. तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है कि इस वॉल्यूम में इतना, तो रूम के वॉल्यूम में कितना. लेकिन रूम का साइज क्या होता है? तो देख, अपने क्लासरूम का साइज अपन इन जनरल बात करते हैं. ये इसका विड्थ हो गया 10, ये और लेंथ हो गया 5, और रूम का हाइट ले लेते 10 मीटर अप्रोक्स रफली. अब किसी की स्कूल में रूम छोटे, किसी की स्कूल में बड़े, तो हर स्कूल के बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा. लेकिन आपके क्लासरूम में हर एक बच्चे का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा उसी रूम में बैठा है, उसकी लेंथ ये फिक्स होगी. ठीक है, हाँ. तो इसका वॉल्यूम बनता है दोस्त, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 500 मीटर क्यूब बनता है. तो सर क्या करूं? तो नॉट टू वरी कि देख, इतने वॉल्यूम पे इतना, तो इतने पे कितना, सिंपल. तो यहां पे देख, मस्त लिख के बताता हूं, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 है ना. तो इतने पे कितना? सो फॉर दैट, फॉर 500 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. समझा? अरे कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा. तो ऐसे मामलों में क्या करते हैं सर? ऐसे मामलों में हवन करेंगे, हवन करेंगे. इसको यहां पे डाल, इसको यहां पे डाल. सिंपल मैथमेटिक्स से तेरा सारा आंसर निकलता है. देख कैसे, 500 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय, उसको नीचे डाल, डिवाइड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ यहां पे तेरा आंसर निकल के आएगा. सिंपल मैथमेटिक्स है. चल ले ले स्क्रीनशॉट. लिया ना? यस. नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये जो आज आपने न्यूमेरिकल्स करवाए, ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमको अच्छा लगा, हम भी इसको खुद से ट्राई करेंगे और आपसे कुछ अलग आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ट्रूली जेन्युइनली. ठीक है. अच्छा चल, लेक्चर के एंड में एक वर्क देता हूं, हो सके तो डालना कमेंट में इसके आंसर. क्या वर्क देता हूं? तेरे घर का कोई भी एक दीवार उठा ले, ठीक है, उस दीवार का लेंथ, हाइट, ब्रेथ क्या है वो देख ले. उसमें कितनी बार्स लगी हुई है, हाउ मेनी बार्स. ईंटें समझ ले, हाँ, कितनी ईंटें लगी हुई है, बता मुझे कितनी ईंटें लगी है सर मेरे घर की इस दीवार में. कमेंट सेक्शन में डाल. उसके लिए दीवार तोड़ना नहीं रे, ऐसे ही एक ईंट का एरिया निकाल ले,
कहीं आजू बाजू में ईंट पड़ी होगी ना, तो जाके देख, उसका स्केल से एरिया निकाल उस ईंट का कि लेंथ इंटू ब्रेथ इतना एरिया है। फिर तेरे घर की दीवार का लेंथ और हाइट निकाल, उसका एरिया निकाल, दोनों को डिवाइड करना, आंसर आएगा। यस, दिस इज द हेल्प फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय, टेक केयर।